ठीक है, तो हम आज आपको राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु से राजस्थान की जलवायु किस प्रकार भिन्न है, इस सारी बातों की चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। तो देखें, राजस्थान की जलवायु कैसी है, हमारी जलवायु भारत की जलवायु से किस प्रकार भिन्न है, इसका अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। तो ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु, तो सर्वप्रथम प्रश्न तो यही आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु है। तो राजस्थान की जलवायु है तो कैसी है राजस्थान की जलवायु? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। बी में है उपोष्णकटिबंधीय, तीसरा है शुष्क जलवायु, और डी है आर्द्र जलवायु। ये आपके सामने ऑप्शन है। प्रश्न डायरेक्ट आता है राजस्थान की जलवायु है, तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो आपका उत्तर होना चाहिए, आपको ऑप्शन दिया है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की, ऑप्शन भी है उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु। तो आपका उत्तर होगा शुष्क जलवायु। कई किताबों में उपोष्णकटिबंधीय भी दे रखा है, लेकिन यही उत्तर ना होकर के आपके सामने यह आ जाए उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। भारत की जलवायु से राजस्थान की जलवायु किस प्रकार भिन्न है, इस बात की जो चर्चा होती है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रकार की राजस्थान में जलवायु पाई जाती है। अब देखेंगे, अब ये प्रश्न आता है कि राजस्थान में जलवायु तो है, लेकिन ये जलवायु कहते किसे हैं, जलवायु कहते किसे हैं, इस प्रकार की चर्चा जब हम करते हैं तो जलवायु क्या है और इसी के साथ में मौसम, जलवायु क्या है और मौसम क्या है, इस बात की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आता है मौसम, उसके बाद में आता है जलवायु। अगर हम अपनी भाषा में कहें, अपनी राजस्थान की भाषा में कहें तो कह सकते हैं सर्दी, गर्मी, वर्षा के अल्प समय की अवधि को, छोटे समय की अवधि को मौसम कहा जाता है। यानी अल्प समय की अवधि मौसम। देखो, मौसम शब्द आता है, मौसम शब्द मानसून शब्द मौसम शब्द के से बना है। अब देखो, मौसम शब्द से मौसम, अब मौसम है, एक दिन की अवधि हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 10-15 दिन की हो सकती है, 1 महीने की हो सकती है, 2 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, 3 महीने की हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? मौसम। जैसे आज का उदाहरण लें, आज सुबह बहुत तेज धूप निकली, सुबह धूप निकलने के बाद में बहुत तेज धूप थी, धूप निकलने के बाद में दोपहर को बहुत तेज वर्षा होने लगी, और जब बहुत तेज 2-3 घंटे वर्षा हुई, शाम को ठंडी हवाएं चलने लग गईं, और वही ठंडी हवाएं शीतकाल में बदल गईं। तो एक दिन में कितने परिवर्तन हो गए? 3 परिवर्तन। यानी सर्दी, गर्मी और वर्षा, तीनों तरह की जो दशाएं हैं वो हमने एक दिन में देख ली, तो इसको कहते हैं अल्प समय। वो अल्प समय 1 दिन का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है, 1 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का
और 3 महीने का, यानी कितना भी छोटे समय की अवधि को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। इसी प्रकार से जलवायु। अब जलवायु क्या है, जलवायु देखें, किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की, किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन समय की अवधि, दीर्घकालीन समय की अवधि को जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। मान के चलो किसी स्थान विशेष पर 30 या 35 वर्षों पर लगातार सूखा पड़ जाए, क्या पड़ जाए, मान के चलो अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अब शुष्क जलवायु है और शुष्क जलवायु की जगह यहाँ 30-35 वर्ष तक लगातार क्या होने लग जाए, वर्षा होने लग जाए, तो हम यहाँ की जलवायु को 30-35 वर्षों के जो लंबी समय की अवधि है, इससे अध्ययन करने के बाद पता लगाएंगे कि यहाँ की जलवायु पहले शुष्क थी, अब यहाँ की जलवायु कैसी हो गई, आर्द्र हो गई। तो इस प्रकार से यानी 30-35 वर्ष के अंतराल के बाद हम किसी भी स्थान की जलवायु का अध्ययन कर सकते हैं, यानी जलवायु को हम वहाँ को बदल सकते हैं कि यहाँ की जलवायु पहले इस प्रकार की थी। जैसे पहले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में 33 सागर था, 33 सागर के अनवरत रूप से पीछे हटने के कारण अब वहाँ क्या हो गया, मरुस्थल बन गया। और ये मरुस्थल राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है और भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, अफ्रीका। कहाँ पर है, अफ्रीका में है। तो आपको पता चल गया राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क प्रकार की जलवायु है। अगर आपको शुष्क नहीं दे तो उपोष्ण अगर दे दिया जाए, शुष्क नहीं दे तो उपोष्ण दे दिया जाए, उप प्लस उष्ण, तो आपको करना होगा उपोष्ण। लेकिन राजस्थान की जलवायु, अगर इसी प्रकार भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु है मानसूनी प्रकार की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो भारत की जलवायु है मानसूनी प्रकार की जलवायु। अब हम यही बात देखते हैं कि भारत में, राजस्थान में भारत की जलवायु से राजस्थान की जलवायु किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे अब पहले हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में करते हैं। राजस्थान की जलवायु को समय के आधार पर, यानी समय के आधार पर, समय के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहां से भी आपका प्रश्न खूब आता है, विभाजित किया है। कैसे है, अभी आपने देखा अब सर्दी चल रही है, इसके बाद में जस्ट गर्मी आएंगी, गर्मी के बाद में वर्षा आएगी। तो देखें, गर्मी, वर्षा और सर्दी, गर्मी, वर्षा और सर्दी, इनकी अवधि कब होती है। गर्मी, अब आपने देखो गर्मी कब से पड़ती है, तो गर्मी पड़ती है मध्य मार्च, मध्य मार्च से मध्य जून तक। वर्षा मध्य जून से सितंबर तक। और आपकी जो सर्दी होती है वो होती है मध्य अक्टूबर से, ये होती है आपकी मध्य फरवरी तक, यानी मध्य को हटा दीजिए, फरवरी तक।
ठीक है। अब सर्दी को भी हम दो भागों में बांटेंगे। मानसून का प्रत्यावर्तन काल और मानसून के प्रत्यावर्तन काल के बाद का समय, यानी ये होता है आपका अक्टूबर से नवंबर तक, और ये होता है आपका, इसमें लिख देता हूं मैं, अक्टूबर और नवंबर, और इसमें आता है आपका दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इंपॉर्टेंट तो दिसंबर और जनवरी है। तो देखें, समय के आधार पर 3 भागों में हमारी जलवायु को बांटा है, कभी सर्दी है, कभी वर्षा है, कभी गर्मी है। इस प्रकार से हमारी जलवायु को 3 भागों में हमने बांटा है मौसम के अनुसार, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे गर्मी। देखो गर्मी, गर्मी होती है आपकी मध्य मार्च से मध्य जून, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, किस क्षेत्र में पड़ती है, कहाँ पर इसकी सबसे कम लघुता रहती है। तो देखें, तापमान, गर्मियों में तापमान होता है वो कितना होता है। गर्मियों में राजस्थान में जो तापमान होता है अधिकतम 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कभी कभार 50 भी हो जाता है, 49 तक अमूमन रहता है, ठीक है ना। तो इसका जो निर्धारित समय है, निर्धारित जो राजस्थान सरकार ने माप रखा है निर्धारित तापमान, वो रहता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तक रहता है एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है ना। अब देखें तापमान इतना, क्षेत्र, अब किन किन क्षेत्रों में यह तापमान पाया जाता है। तो देखें, हमारी ये है हमारी अरावली पर्वतमाला, ये क्या है हमारी अरावली। अरावली का ये भाग है पश्चिमी भाग, और ये वाला भाग है पूर्वी भाग, ठीक है ना। ये पूर्वी भाग है, ये हमारा पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है। तो इस पूर्वी भाग में क्या होता है और पश्चिमी भाग में क्या होता है। तो पश्चिमी भाग में तापमान पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा अधिक रहता है। तो देखें, ये हमारा है अर्धशुष्क क्षेत्र, अरावली के बिल्कुल पश्चिम का जो क्षेत्र है वो है अर्धशुष्क, और अर्धशुष्क के बाद में जहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा से बाद में आता है वो होता है बिल्कुल शुष्क प्रदेश। इस शुष्क प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखें, शुष्क प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, इन जिलों में बिल्कुल शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और अर्धशुष्क प्रदेश में, हालांकि गंगानगर हनुमान में गंगा नहर या इंदिरा गांधी नहर के आने से यहाँ की जो जीवन काया है वो बिल्कुल पलट गई है। इसके बाद में अर्धशुष्क प्रदेश में अरावली के पश्चिम के जो भाग हैं सारे का शेखावाटी के प्रदेश हैं। इसके बाद में नागौर है, अजमेर है, जोधपुर है, पाली है, राजसमंद वाला, ये पूरा पार्ट्स आ जाता है इधर के साइड का। तो अर्धशुष्क हो गया। तो इसमें जो तापमान रहता है वो रहता है आपका 45 डिग्री से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य, ठीक है ना। अरावली में तापमान रहता है 40 डिग्री के समथिंग रहता है, 40 डिग्री के आसपास, अरावली के आसपास के क्षेत्रों में 40 डिग्री के समथिंग पाया जाता है। इसके बाद में देखो राजस्थान के पूर्वी भाग में, राजस्थान का पूर्वी भाग में देखो आपका एक जिला आता है धौलपुर जिला।
आपने कभी देखा होगा 2019 में धौलपुर जिले का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो गया था। इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर बलुआ पत्थर यानी अरावली के अवशेष ना होकर के विंध्य के क्षेत्र कुछ पाए जाते हैं। यानी धौलपुर जिले में बलुआ पत्थर की अधिकता होने के कारण, रेडस्टोन होने के कारण यहाँ पर सब पत्थर अत्यधिक गर्म हो जाता है और अत्यधिक गर्म होने के कारण इस क्षेत्र में भी तापमान अधिक पाया जाता है। इसका मतलब धौलपुर, भरतपुर, करौली वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। इसके बाद में देखो हमारा दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाड़ौती का प्रदेश। क्या बोलते हैं? हाड़ौती का प्रदेश। हाड़ौती क्यों बोलते हैं? हाड़ा शासकों का शासन होने के कारण इस प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। हाड़ा शासकों का शासन होने के कारण हाड़ौती प्रदेश। और हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। आपको पता होगा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ होते तो इस क्षेत्र में भी क्या है? विंध्य के क्षेत्रों की अधिकता है, पहाड़ों की अधिकता है, और पहाड़ों की अधिकता होने के कारण भी यहाँ पर भी तापमान 40 डिग्री के आसपास पाया जाता है। इस प्रकार से हमारे जो संपूर्ण राजस्थान है, चाहे वो पश्चिमी प्रदेश हो, चाहे पूर्वी प्रदेश हो, चाहे अरावली हो, चाहे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो, इस संपूर्ण क्षेत्र में गर्मी अत्यधिक पाई जाती है। तो आपको पता चला होगा। देखो, आप लोगों से एक आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था, वो कैसा आया था देखें। आरएस में भी एक बार आ चुका है, तो देखें कैसे आया था। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। मैं प्रश्न लिख देता हूं। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है या गर्मी होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क महीना कौन सा है? ऑप्शन देखें। अप्रैल, बी मई, जून, मार्च। ऑप्शन देखें, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। आरपीएससी में पूछा गया है, आरपीएससी ने पूछा, इसको कई बार प्रश्न पूछा है। इसका बदलने का तरीका कई बार इसको तोड़ मरोड़ के पूछता है, लेकिन प्रश्न यही है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क महीना, इसको ऐसे भी पूछ सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक गर्मी या सबसे शुष्क महीना कौन सा है? सबसे जो नमी वाला महीना है वो कौन सा है? इसको अलग अलग तरीके से पूछता है। तो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क महीना कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क महीना होगा आपका ऑप्शन ए, अप्रैल। तो देखा होगा आपने, अप्रैल के महीने में बिल्कुल भी बादल छाए नहीं रहते हैं। मार्च के बाद में बादल, अप्रैल महीने में बिल्कुल बादल छाए नहीं रहते, कभी कभार वर्षा नहीं होती है। आपने देखा होगा मई और जून के, मई के महीने में कभी आपने देखा समय से पहले वर्षा आ जाती है। झंझावातों से, चक्रवातों से कई बार वर्षा होती देखी है। तो अरब सागर की खाड़ी में आपने चक्रवात देखा, चक्रवात ने गुजरात के तट से आने के कारण राजस्थान में भी कभी कभार वर्षा हो जाती है, समय से पहले वर्षा हो जाती है। उसके बाद में जून के महीने में यानी 15 जून के आसपास तो राजस्थान में मानसून का आगमन हो ही जाता है। इसके बाद जून में भी कई बार चक्रवातों से वर्षा होती देखी है। मार्च के महीने में आपने बस शुष्कता रहती है, क्योंकि कभी कभार तो मार्च तक सर्दियाँ पड़ती हैं, तो उस महीने में क्या नाम है, जलवायु में शुष्कता रहती है, नमी रहती है। तो इस कारण से राजस्थान का जो सबसे सर्वाधिक शुष्क जो महीना है वो कौन सा है? अप्रैल का महीना। ठीक है, ये उत्तर आपको ध्यान रखना, अप्रैल का महीना। और उसके बाद में सर्वाधिक जो गर्मी पड़ती है वो भी कब पड़ती है? मई में। तो ये आपकी हो गई गर्मी। गर्मी के बाद देखें, अब अगर गर्मी की बात करें, गर्मी के दिनों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो देखो, गर्मी की दिनों में जो फसलें उगाई जाती हैं, तापमान हो गया, वर्षा होती नहीं है गर्मी में, कभी कभार होती है तो चक्रवातों से होती है।
उसके बाद में अगर हम करें फसलें, तो फसलें इसमें बहुत कम मात्रा में उगाई जाती हैं जहाँ पर पानी की अधिकता है। राजस्थान में तो राजस्थान पानी की अधिकता तो है ही नहीं, तो राजस्थान में जो फसलें उगाई जाती हैं तो कुल मिला के कह सकते हैं हम सब्जियाँ, जो सब्जियाँ हैं वो राजस्थान में उगाई जाती हैं। इसके अंतर्गत आपका है तरबूज है, ककड़ी है, और आपके रसदार जो फल हैं कुछ उस प्रकार के उगाए जाते हैं, और आपकी जो सलाद वगैरह जो वृक्ष हैं उनमें से ये सब्जियां प्राप्त की जाती हैं। तो कुल मिला के सब्जियां प्राप्त की जाती हैं गर्मियों के दिनों में। उसके बाद में कोई विशेष प्रकार की या तो रबी और खरीफ की कोई भी फसलें यहाँ पर नहीं उगाई जाती हैं। तो यह आके आपका हो गया गर्मी। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, सिर्फ कब रहती है कि गर्मियों के मौसम में यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाली धाराएं, तो धाराएं आपसे पूछ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका गर्मी। देखें गर्मी की क्या है, गर्मी आपकी हो गई। गर्मी के बाद में अपना नेक्स्ट है आपका वर्षा। तो राजस्थान में वर्षा, अब आपको वर्षा देखते हैं। तो राजस्थान में वर्षा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो देखें, हम आपको राजस्थान का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। इस मैप के माध्यम से हम बताएंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से वर्षा होती है और किस प्रकार से उसका क्षेत्र रहता है, विस्तार रहता है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान का एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, और इस स्ट्रक्चर में हम बताएंगे कि राजस्थान में वर्षा कहाँ से कहाँ, कब और किस समय और किस क्षेत्र में, किस स्थान विशेष में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसका वर्णन करेंगे। तो देखें, पहली बात तो यही है कि राजस्थान में मानसून का आगमन कब होता है। तो ध्यान रखना, राजस्थान में मानसून का आगमन जो होता है वो होता है 15 से 20 जून के मध्य। कब होता है? 15 से 20 जून के मध्य राजस्थान में मानसून का आगमन हो जाता है। देखें, 15 से 20 जून के मध्य में। अब सबसे पहले मानसून जब आएगा तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले मानसून आता है। राजस्थान में सबसे पहले मानसून किस जिले में आता है? तो ऑप्शन आपको होगा बांसवाड़ा जिले में। तो राजस्थान का सबसे जो दक्षिणी जिला है वो भी कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो सबसे पहले मानसून भी किस में आएगा? बांसवाड़ा में आएगा। तो बांसवाड़ा, ठीक है ना, ये आपका बांसवाड़ा हो गया। अब बांसवाड़ा के बाद में तो फिर संपूर्ण राजस्थान में सक्रिय हो जाता है। इस क्षेत्र में आपका ये प्रतापगढ़ है, इसमें डूंगरपुर है, उदयपुर है, सरुई है, जालौर है, इधर वाले क्षेत्र में फिर आपकी इस प्रकार से क्या फैल रही है? अरावली पर्वतमाला फैल रही है। अब देखो, अरावली पर्वतमाला फैल रही है तो इस क्षेत्र में आ रहा है। इस क्षेत्र में कोई ये सीडी के माध्यम से तो आता नहीं है, ये बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में होकर के आता है। इसके बाद में एक नया प्रश्न बनता है आपको कि अरावली के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है, इसका क्या कारण है? अरावली के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती, इसका मतलब मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है अरावली पर्वतमाला का मानसून के समानांतर होना। तो प्रश्न में लिख देता हूं, क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है, इसका प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, अरावली पर्वतमाला का मानसून के समानांतर होना। अरावली पर्वतमाला का मानसून के समानांतर होना। तो अरावली पर्वतमाला का मानसून के समानांतर होना
ये इसका प्रमुख कारण है, क्योंकि जिस दिशा से मानसून आ रहे हैं उसी दिशा से अरावली पर्वतमाला का मानसून आ रहा है। जिस दिशा में अरावली पर्वतमाला फैली उसी दिशा से मानसून आ रहा है, तो मानसून इस अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे और आगे निकल जाता है और इस क्षेत्र में वर्षा नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं करने के कारण ये अरावली पर्वत जाता है और यहाँ पर इस प्रकार से हमारे भारत में एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको हम बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमालय। और हिमालय की पहाड़ी से टकराता है और हिमालय की पहाड़ी से टकराने के कारण उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्या करता है? वर्षा करता है। तो इसका मीन्स आप भारत के नक्शे से समझें कि भारत के नक्शे में किस प्रकार से हमारी राजस्थान में वर्षा होती है, भारत में किस प्रकार से वर्षा होती है। इस प्रकार के टॉपिक को हम अभी चर्चा करेंगे। देखें, भारत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। देखें, मान के चलो ये कोई भारत का स्ट्रक्चर है। इस भारत के स्ट्रक्चर में हमने देखा ये भारत का उत्तरी भाग है, ये हमारा दक्षिणी भाग है, ये हमारा पूर्वी भाग है और ये हमारा पश्चिमी भाग है। ठीक है ना, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी। भारत में जो सबसे पहले जो मानसून आता है वो कहाँ आता है? सबसे पहले मानसून दक्षिणी पश्चिमी। भारत में सबसे पहले मानसून का जो प्रवेश होता है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग से होता है। अगर हम लोग दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में सबसे पहले मानसून किस भाग से प्रवेश करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग से। किन दिशाओं से प्रवेश करता है? तो दिशा भी कौन सी हो गई? दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। अगर यही बात आप पूछे किन हवाओं से करता है, तो उत्तर बदल जाता है। ध्यान रखना, क्या बदल जाता है? इसका जो उत्तर है वो बदल जाता है। हवा शब्द आते ही, यानी वायु व पवनों की बात करते हैं, तो पवनों की जब बात करते हैं तो इसका उत्तर बिल्कुल ठीक इसके विपरीत हो जाता है। भाग अगर पूछे, दिशा आपसे पूछे दक्षिणी पश्चिमी दिशा से राजस्थान में, भारत में मानसून का प्रवेश होता है। दक्षिणी पश्चिमी अगर सागर पूछे तो नीचे है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, और इधर है आपका अरब सागर। हिंद महासागर और अरब सागर से राजस्थान में मानसून, भारत में मानसून प्रवेश करता है। इसके बाद में अगर हवा पूछे, पवने पूछे, किन पवनों से भारत में प्रवेश करता है, तो पवने हो गई आपकी दक्षिणी पूर्वी पवने। दक्षिणी पूर्वी पवनों से भारत में मानसून का प्रवेश होता है। तो देखो, जब हवाएं चलती हैं तो इस राउंड फिगर में चलती हैं। इस राउंड फिगर में जब हवाएं चलेंगी तो इधर हमारा बंगाल खाड़ी है। बंगाल खाड़ी में ये आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह के माध्यम से इधर से जब आती हैं हवाएं तो यहाँ हमारे इस छोटे से तट पर टकराती हैं और इससे होकर के मानसून क्या है? दक्षिणी और पश्चिमी दिशा से हमारे तट के सारे, ये तट है हमारा, यहाँ कौन सा तट है? मालाबार तट। और यहाँ एक राज्य है, उस राज्य का नाम है केरल राज्य। कौन सा राज्य है? केरल राज्य। तो दक्षिणी पश्चिमी जब मानसून भारत के केरल राज्य के इस कटे फटे तट पर, ये तट कैसा है? कटे फटे तट पर, यानी 1 से 5 जून के मध्य में भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। 1 से 5 जून के मध्य में भारत का मानसून का आगमन हो जाता है। तो इसके बाद में जब मानसून का आगमन यहाँ हो जाता है, ठीक इसके विपरीत क्या करना है? ठीक इसके विपरीत जब भारत में इसका मानसून का आगमन हो जाता है, तो ठीक इसके विपरीत जब मानसून कटे फटे तट पर सर्वाधिक वर्षा करता है, इस कटे फटे तट पर वर्षा करने के कारण, तो टाइम देख लेना कितना हो गया। इस
स्टॉप करके फिर दोबारा उसको तुरंत चालू कर देना, ठीक है, फिर वो मुझे बता देना। कटे फटे तट पर होने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और वर्षा होने के कारण सबसे ज़्यादा भारत में सबसे जो अधिक वर्षा होती है वो होती है केरल के तट पर। भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? केरल में। केरल राज्य में कितने महीने होती है? लगभग 6 महीने वर्षा होती है। लगभग 6 महीने वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? इस केरल राज्य में। अगर हम बात करें केरल राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, कितने दिन होती है? 6 महीने वर्षा होती है। जब 6 महीने यहाँ वर्षा हो रही है तो देखें, मानसून इधर से आ रहा है, इस दिशा से आ रहा है, इस दिशा से आने के कारण मानसून केरल में वर्षा कर रहा है। अब केरल राज्य के इस भाग से वर्षा आगे इस क्षेत्र में नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो आप लोगों से ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो आपको पता होना कौन में है? तमिलनाडु राज्य में। और तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। इस तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, और यही नीलगिरी की पहाड़ियों पर भारत में सबसे ज़्यादा इलायची पैदा होती है। तो भारत में सर्वाधिक इलायची पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा केरल और तमिलनाडु राज्य। नीलगिरी की पहाड़ियों से टकरा करके मानसून, नीलगिरी की पहाड़ियों से टकरा करके मानसून 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो चला जाता है अरब सागर के तट के सहारे, और एक चला जाता है बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे। कौन सा? नीलगिरी की पहाड़ी से टकरा करके भारत का मानसून 2 भागों में विभाजित हो गया। एक चला गया अरब सागर के तट के सहारे, एक चला गया बंगाल खाड़ी के तट के सहारे। तो हम पहले एक मानसून की बात कर लेते हैं, बंगाल की खाड़ी के मानसून की बात कर लेते हैं। तो देखो, केरल के तट से नीलगिरी की पहाड़ी से टकरा करके मानसून इस बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए जब जा रहा है तो यहाँ पर हमारा एक राज्य पड़ता है। उस राज्य का नाम है, यहाँ पर आपका ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के सिर पर भारत का एक राज्य बैठा है। उस राज्य का नाम है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलांग। क्या नाम है? शिलांग है। मेघालय की राजधानी है शिलांग। अब देखो, मेघालय राज्य है, बांग्लादेश की सिर पर बैठा है मेघालय, और मेघालय में यहाँ 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। किस प्रकार की? 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं जो कीपीनुमा, कीप होती है देखो, महिला के हेयर पिन के आकार की, महिला के हेयर पिन के आकार की 3 पहाड़ियाँ हैं। इन 3 पहाड़ियों के अलग अलग नाम हैं। देखो, इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासो, और इस पहाड़ी का नाम है जयंती की पहाड़ियाँ। जयंती की पहाड़ियाँ 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। कई बार इसको आरपीएससी ने, यूपीएससी ने भी पूछा है कई बार इसको कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है। तो देखें, मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम, हाँ दोस्तों नमस्कार, हमने कल की क्लास में आपको यहाँ छोड़ा था कि भारत में वर्षा किस प्रकार होती है, कब होती है, किन पवनों से होती है, किन दिशाओं से होती है, किन सागरों से होती है। तो देखो, हमने बताया था दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये भारत के केरल के तट पर टकराता है। केरल का जो तट है वो कटा फटा तट है। इस कटे फटे तट से टकरा करके मानसून 2 भागों में विभाजित हो गया। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया 2 भाग। एक तो चला गया था बंगाल की खाड़ी के तट के सहारे, एक मानसून जो चला गया था वो चला गया था आपका अरब सागर के तट के सहारे। ठीक है ना, कल ने हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में देखो, यहाँ से जाने के बाद में मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून इस पश्चिम बंगाल को पार करते हुए और आपका एक बांग्लादेश को पार करते हुए, यहाँ पर इस मानसून को कोई भी रुकावट पैदा नहीं होती है। जब रुकावट पैदा नहीं होती है तो ये पहुंच जाता है भारत का एक राज्य है मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। जब मेघालय राज्य में जब मानसून पहुंच जाता है तो मेघालय में 3 प्रकार की पहाड़ियां फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों के नाम हैं गारो, खासो और जयंती की पहाड़ियाँ। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासो और जयंती की पहाड़ियाँ।
देखें, अभी आरपीएससी ने आरएस 2018 में एक प्रश्न पूछा था, तो देखें कौन सा प्रश्न था वो। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किन पहाड़ियों पर किस राज्य में होती है? तो देखें, भारत में जो सबसे ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं वो खासों की पहाड़ियों पर और मेघालय राज्य में। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। ये मेघालय राज्य, इस राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इस राज्य का मतलब इस स्थान पर, मेघालय राज्य में एक स्थान है, उस स्थान का नाम पहले था चेरापूंजी, और चेरापूंजी के बाद में अब स्थान हो गया मौसिनराम। क्या नाम हो गया? मौसिनराम। तो देखो, पहले जो चेरापूंजी था वो गारो पहाड़ियों में था, और ये जो मौसिनराम है ये खासो पहाड़ियों में। तो यही प्रश्न पूछा था आरएस में कि जो मौसिनराम है सबसे ज़्यादा वर्षा भारत में इस स्थान पर होती है, तो वो किन पहाड़ियों में है? तो खासो पहाड़ियों में। खासो पहाड़ियों में कौन है? मौसिनराम। देखो अब क्या है, भारत सरकार ने इस मौसिनराम और चेरापूंजी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जब वर्षा होती है, तो वर्षा जब इस स्थान पर होती है, तो इस स्थान पर होने के कारण भारत सरकार ने इस चेरापूंजी और मौसिनराम को मेघालय की पहाड़ियाँ और मेघालय की पहाड़ियों को एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वहाँ विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट और विभिन्न प्रकार की जलयानों के माध्यम से, छोटी छोटी पनडुब्बियों के माध्यम से यहाँ पर पर्यटकों को सैर कराई जाएगी, नावों के माध्यम से सैर कराई जाएगी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट और आपको मिडवे वगैरह यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। पर्यटकों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो रोपवे के माध्यम से हो सकती है, आपको किसी भी माध्यम से जो पर्यटकों के लिए उचित होता है वहाँ पर ये सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। और ये भारत का एक पर्यटक स्थल का बहुत अच्छा सुनहरा जो दर्शनीय स्थल है वो यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मौसिनराम में होती है। इससे पहले होती थी चेरापूंजी में। किस स्थान पर होती है? मौसिनराम। जिला पूछे, राज्य पूछे, मेघालय पूछे। ठीक है, पहाड़ी पूछे, खासों की पहाड़ियाँ। अब देखो, ये जो गारो, खासो और जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पर जो लोग बसे, जो लोग रहने लगे, यानी ये पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियाँ कहाँ होती हैं? जंगलों में होती हैं। और जंगलों में जो जनजातियां रहती हैं, तो वो जनजातियां इन्हीं पहाड़ियों के नाम में कन्वर्ट हो गई, इन्हीं पहाड़ियों के नाम में परिवर्तित हो गई। इन पहाड़ियों पर जैसे गारो पर रहने वाली जनजाति लोग रहते थे, वो गारो के लोग यानी गारो आदिवासी। खासों पर जो लोग रहते थे वो खासो आदिवासी, और जयंती पर जो लोग रहते थे वो जयंती आदिवासी के नाम से जाने लगे। तो देखो, प्रश्न ये भी आता है कि गारो, खासो और जयंती की जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो उत्तर होगा आपका मेघालय राज्य में। ठीक है ना। अब देखो, मानसून जा रहा है, मानसून जाते जाते यहाँ पर इन कीपीनुमा पहाड़ियों में घुस जाता है, और कीपीनुमा पहाड़ियों में जब घुस जाता है तो आगे नहीं निकल पाता है। तो आगे नहीं निकल पाता तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करेगा? यही करेगा। इस क्षेत्र वर्षा होने के कारण, इस क्षेत्र में वर्षा होने के कारण सबसे ज़्यादा इस स्थान पर वर्षा होती है। और जब मानसून आगे नहीं निकल पाता है तो फेरेल के नियमानुसार अपने दाईं ओर मानसून या हवाएं अपने के अनुसार मुड़ जाती हैं। फेरेल के नियमानुसार अपनी हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार होने के कारण ये मध्य भारत में हवाएं या ये मानसून मध्य भारत में प्रवेश कर जाता है। जब मध्य भारत में प्रवेश कर जाता है तो आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ आपका है झारखंड है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ है, इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश है, इसको पार करते हुए जब आता है, इस क्षेत्र में पार करते हुए जब आता है तो हमारे राजस्थान का जो ये पूर्वी भाग है, इस क्षेत्र में होकर के मानसून जाता है। तो हमारा जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, ये मानसून यानी बंगाल की खाड़ी से जो मानसून मध्य भारत में आ रहा है, इससे भी वर्षा प्राप्त कर रहा है। और वर्षा प्राप्त करते करते ये मानसून कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ भारत का एक भाग है, एक राज्य है, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। कौन सा नाम है? हिमाचल प्रदेश। इस हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से टकराता है, और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू है, मनाली है, इधर ये ऊपर वाली जो पहाड़ से इधर वाला, इन क्षेत्रों में उत्तराखंड साइड में, तो हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर आपका है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें फंस जाता है, और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या करता है? वर्षा करता है। तो देखो,
अरब सागर का जो बंगाल खाड़ी का मानसून हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ इनसे टकराता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या करता है, वर्षा करता है। उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है तो यहाँ हिमालय की पहाड़ियाँ इस प्रकार से फैली हुई हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की जो पहाड़ियाँ इस तरीके से फैली हुई हैं, इनमें फिर ये फंस जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा करता है, फिर आगे ये निकल नहीं पाता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका लद्दाख वाला क्षेत्र, आपने सुना होगा लद्दाख, लेह लद्दाख, ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ये कैसा रह जाता है, शुष्क रह जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक मरुस्थल है। ये कैसा मरुस्थल है, शुष्क बर्फीला मरुस्थल है। हिमालय पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ पड़ने के कारण ये क्षेत्र भी कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है। तो ये क्षेत्र कैसा हो गया, शुष्क हो गया, और शुष्क होने के कारण ये क्षेत्र भी कैसा हो जाता है, बिल्कुल सूखा रहता है, यहाँ पर वर्षा यानी पहुँच नहीं पाती है। तो लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है भारत का शुष्क मरुस्थल के नाम से भी जाना जाए, यानी बर्फीला है लेकिन कैसा है, शुष्क बर्फीला मरुस्थल है। ठीक है ना। अब देखो ये बंगाल खाड़ी का मानसून हमारा राजस्थान के पूर्वी भाग में जब इधर से गया मानसून तब भी वर्षा प्राप्त कर रहा है। अब देखो ये मानसून हमने बंगाल खाड़ी का मानसून प्राप्त कर लिया, संपूर्ण मध्य भारत में वर्षा कर रहा है। तो देखो मध्य भारत में वर्षा कर रहा है तो यहाँ से जब निकला तो इधर होकर क्षेत्र से निकल गया। ये अरब सागर का मानसून जब आया तो यहाँ पर भारत का एक राज्य है, वो उस राज्य का नाम है गुजरात राज्य। कौन सा है, गुजरात। ठीक है ना। गुजरात राज्य में है, ऊपर वाला है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और नीचे वाली है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में होकर के ये मानसून जब जाता है तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र में फंस जाता है मानसून, और सबसे ज़्यादा क्या करता है, वर्षा करता है। इस क्षेत्र में जब सबसे ज़्यादा वर्षा करता है तो ये वर्षा करते करते अब हमारे राजस्थान में पहुँच गया। राजस्थान में जैसे ही ये पहुँचा तो राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है तो अरावली पर्वतमाला में कोई भी इस मानसून को रुकावट पैदा नहीं होती है। जब यहाँ मानसून जब आता है राजस्थान में तो तारीख होती है 15 से 20 जून। कब होती है, 15 से 20 जून के मध्य में लगभग यहाँ मानसून पहुँच जाता है, और पहुँचते ही यहाँ अरावली पर्वतमाला के होने के कारण मानसून इसमें अरावली पर्वतमाला कोई भी रुकावट पैदा नहीं होती है, और ये मानसून इस अरावली के सहारे सहारे निकल जाता है। इस अरावली के जब सहारे सहारे निकल जाता है तो ये पहुंच जाता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पहुंच जाता है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो यहाँ पहुँच गया तो देखो हमारे राजस्थान में कुछ भागों में जैसे उदयपुर है, सिरोही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस क्षेत्र में वर्षा कर रहा है, लेकिन कुछ पहाड़ियाँ इसमें छितरी हुई पहाड़ियाँ हैं, यानी कुछ पहाड़ियाँ इसको रुकावट पैदा करती हैं लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कर पाती हैं जितनी इसको करनी चाहिए थी। अगर मान के चलो ये अरावली मानसून जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा में अरावली नहीं होती, और ये अरावली कैसी होती, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में अगर अरावली होती तो मानसून इधर से टकराता और संपूर्ण राजस्थान के पश्चिमी भाग और राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में खूब सारी वर्षा होती। ठीक है, लेकिन अरावली पर्वतमाला ठीक इस प्रकार से ना होकर के कैसे है, यह है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली का जो विस्तार है वो कैसा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण मानसून इस अरावली के समानांतर भाग निकल जाता है, और हमारा राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ये कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है। कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है, और सूखा रहने के कारण ये पूरा क्षेत्र कैसा रहता है, शुष्क रहता है। तो प्रश्न आपसे कई बार पूछ गया है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा न होने का प्रमुख कारण क्या है, अरावली पर्वतमाला का मानसून के समानांतर होना, ये इसका प्रमुख कारण है। तो ठीक है, तो अब देखो मानसून गया और कहाँ पहुँच गया, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जैसे मानसून पहुंचा, इधर से बंगाल की खाड़ी का मानसून आया, इधर से अरब सागर का मानसून हिमाचल प्रदेश में आया, बंगाल की खाड़ी का मानसून उत्तराखंड में आया। तो जब दोनों मानसून हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक साथ पर टकराते हैं तो यहीं पर क्या होता है, विस्फोट होता है। तो मानसून का विस्फोट जब
अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जब एक साथ पर टकराते हैं तो इसी को बोलते हैं मानसून का विस्फोट। क्या बोलते हैं? मानसून का विस्फोट। और इसी को अपनी भाषा में हम कहते हैं बादलों का फटना। क्या कहते हैं? बादलों का फटना। और बादलों के फटने से आपने देखा होगा उत्तराखंड में कई बार भीषण बाढ़ आ जाती है। बादलों के फटने से पूरे शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। तो देखा होगा आपने, यह है काशीनाथ में या हरिद्वार साइड में, जैसा उत्तराखंड में देखा होगा, हरिद्वार साइड में आपने बादलों के फटने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। पूरा जो बादल फट जाते हैं और बादलों के फटने से पूरे के पूरे क्षेत्र गांव के गांव और शहर के शहर क्या हो जाते हैं? तबाह हो जाते हैं। और यही तबाह होने का कारण है जब अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून जब आपस में टकराते हैं और इन्हीं टकरानों से क्या होते हैं? बादलों से वर्षा होती है और वर्षा होने के कारण तीव्र बाढ़ें आती हैं और बाढ़ों के आने से असंख्य जन धन की हानि होती है। देखा आपने कैसा भारत में मानसून आया, किन किन क्षेत्रों में मानसून आया, कैसे कैसे वर्षा करी। तो आपने पूरा स्ट्रक्चर अगर आपने ध्यान से सुना है तो समझ में आ गया होगा। तो दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। भारत में मानसून दक्षिणी पश्चिमी दिशा से, हिंद महासागर अरब सागर के मानसूनों से, दक्षिणी पश्चिमी भाग से भारत में मानसून केरल के तट पर टकराता है। केरल के तट पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ होने के कारण मानसून दो भागों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ अधिक होने के कारण मानसून इसको पार नहीं कर पाता है और वापस फेरल के नियम के अनुसार ये दाईं ओर, यानी कुछ भाग तो इसका बंगाल की खाड़ी के सहारे निकल जाता है, कुछ इसका अरब सागर के तट के सहारे निकल जाता है। और निकलने के कारण ये दोनों क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा होती है। और यहाँ पर भी ये बंगाल खाड़ी का मानसून मेघालय के गारो खासो जयंती के बाड़े में फंस जाता है। फंसने के कारण इस क्षेत्र में खूब सारी वर्षा करता है। इसलिए विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का ही नहीं, संपूर्ण विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मौसिनराम। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पहाड़ियों के नाम पूछे, गारो खासो और जयंती की पहाड़ियाँ हैं। गारो की पहाड़ियों में है चेरापूंजी, खासो की पहाड़ियों में मौसिनराम और जयंती इन्हीं पहाड़ियों पर बसने वाले लोग इन्हीं पहाड़ियों में परिवर्तित हो गई, यानी गारो खासो जयंती की जनजातियाँ अभी मेघालय में पाई जाती हैं। और जैसे ही ये इन फांसियों में फंस जाता है तो फेरल के नियमानुसार दाईं ओर मुड़ जाती हैं और मध्य भारत में खूब वर्षा, बंगाल खाड़ी का मानसून मध्य भारत में वर्षा करता हुआ उत्तराखंड और इधर हिमालय के तलहटी में खूब सारी वर्षा करता है। इसी प्रकार से ये आपका अरब सागर का मानसून भी आपका इन क्षेत्रों में वर्षा करता हुआ गुजरात राज्य में वर्षा करता है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा करता है और दक्षिणी भाग में वर्षा करता करता हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाता है। और यहाँ पर जब दोनों मानसून एक साथ पर टकराते हैं, इसी को कहते हैं मानसून का विस्फोट, इन्हीं को कहते हैं बादलों का फटना। अब देखा हमने इतना अध्ययन किया। अब अध्ययन करने के बाद में देखा कि इतने तारीख को 15-20 जून के मध्य में राजस्थान मानसून। अब देखें राजस्थान में वर्षा प्राप्त हो रही है। क्या हो रही है? वर्षा प्राप्त हो रही है। अब इस मैप को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, यानी इसका ये भर गया। तो देखें हमारा एक था, यहाँ हमने बताया था हिमाचल प्रदेश और यहाँ बताया था हमने उत्तराखंड। मानसून यहाँ पहुँच गया था। अब जब मानसून यहाँ ठहर हुआ था तो यहाँ मानसून पहुँचते कैसा हो गया? खोखला हो गया, वर्षा की मात्रा में कमी हो गई, बिल्कुल शुष्क हो गया मानसून, इसमें कोई भी प्रकार नहीं। अब हवाएं क्या होती हैं? उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चलना प्रारंभ हो जाती हैं और ये महीना होता है अक्टूबर और नवंबर का महीना। कौन सा होता है? ये होता है अक्टूबर का और नवंबर का महीना। अक्टूबर नवंबर के महीने में जब यहाँ से मानसून उत्तर भारत से हवाएं दक्षिण भारत में जब चलना प्रारंभ कर देती हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है?
उत्तर भारत से हवाएं दक्षिण भारत में जब चलना प्रारंभ कर देती हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस क्षेत्र में यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो हमारे राजस्थान का जो ये वाला पार्ट्स है यानी पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, अब पूर्वी राजस्थान जब आता है तो इधर से मानसून, जब मानसून जा रहा था तब भी पूर्वी राजस्थान वर्षा प्राप्त कर रहा था, और मानसून का जब उधर से वर्षा यानी मानसून जब उधर से लौटते हुए मानसून आ रहे हैं, इस लौटते हुए मानसून यानी उत्तर भारत से हवाएं दक्षिण भारत में चलना प्रारंभ कर रही हैं, या इसको अपनी भाषा में ऐसे कर सकते हैं यानी लौटता हुआ मानसून, या इसको प्रश्न की भाषा में कह सकते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल। तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल कह सकते हैं, या इसको लौटते हुए मानसून कह सकते हैं, या फिर हवाएं उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चलना प्रारंभ कर देती हैं तो इस राजस्थान के पूर्वी भाग में होकर के आती हैं। और ये राजस्थान का पूर्वी भाग अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, करौली है, जयपुर वाला पार्ट्स है, सवाई माधोपुर, हाड़ौती वाले प्रदेश में वर्षा प्राप्त करता हुआ और ये साउथ की तरफ निकल जाता है। और साउथ का एक राज्य है, उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और उसके बाद में एक राज्य है, उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, वर्तमान उसका नाम हो गया सीमांध्र। तो ऐसे लौटते हुए मानसून, क्योंकि यहाँ तो नमी रहती है और नमी, यह शुष्कता रहती है, यह नमी रहती है, तो शुष्क और नमी का जब मिश्रण होता है, सांद्रण होता है, तो इसमें यह सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु राज्य में। तो प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत लौटते हुए मानसूनों से या प्रत्यावर्तन काल के मानसूनों से भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो होती है तमिलनाडु राज्य में। अगर तमिलनाडु राज्य के साथ में एक दूसरा और राज्य दे दिया जाए तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु नहीं है तो आंध्र प्रदेश, अगर दोनों में दे दिए जाए कैसे? तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, तो आपका दोनों, सबसे पहले तमिलनाडु उसके बाद में आंध्र प्रदेश। आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में कभी कभार अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु राज्य में भीषण बाढ़ आ जाती है, चेन्नई पूरा डूब चुका है, महाराष्ट्र में खूब वर्षा होती है, इधर वाले पूरे पार्ट कर्नाटक में होती है। तो इसका प्रश्न का प्रमुख कारण क्या है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल, या भारत में उत्तर भारत से जब मानसून दक्षिण भारत में लौटते हैं तो वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु राज्य में वर्षा करते हैं। तो देखें, अब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं कि साहब राजस्थान से क्या मतलब है? राजस्थान की तो बात करो, भारत जी के पढ़ रहे हैं। तो देखो, हमारा जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में, अगर आपसे 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन में आता है अरब सागर के मानसूनों से, अरब सागर के मानसूनों से, बी आता है बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से, ऑप्शन सी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, नेक्स्ट आता है भूमध्य सागर से, ऑप्शन डी कर सकते हैं हिंद महासागर से। तो ऑप्शन होगा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से। तो बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो होती है आपकी पूर्वी राजस्थान में, यानी पूर्वी राजस्थान का मतलब संपूर्ण राजस्थान में। अब देखो, ये जब मानसून ऐसे आता है अरावली के इस क्षेत्र, जहाँ से अरावली है यहाँ तक तो पूरा वर्षा करता है। कौन सा? बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त कर रहा है, यानी सबसे ज़्यादा वर्षा जो हो रही है, इस क्षेत्र में भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र बना रहता है, और सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र बना रहने के कारण इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है ना? तो ये क्षेत्र हो गया कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बंगाल खाड़ी के मानसूनों से कितनी होती है? लगभग 90% वर्षा किससे होती है राजस्थान में? बंगाल खाड़ी के मानसूनों से। अरब सागर से लगभग 10% वर्षा होती है। ठीक है ना? अब ये हो गई हमारी कौन सी? अरब सागर और बंगाल खाड़ी के मानसूनों से वर्षा। अब देखो, हमारे यहाँ सर्दियों में भी वर्षा होती है। क्या होती है? सर्दियों में भी वर्षा प्राप्त होती है। तो देखें, उसको भी देखेंगे।
अब देखें इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं। वर्षा से, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। कौन सा है भाई? माउंट आबू। किस जिले में है? सिरोही में। दूसरा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ये है आपका झालावाड़। ये आपका जिला है, ये जिला झालावाड़, ठीक है ना, झालावाड़ में होती है। अब देखो झालावाड़ में क्यों होती है, क्योंकि यह जब बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी का मानसून सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है। तो दक्षिणी पूर्वी भाग में तो सबसे दक्षिणी और पूर्वी भाग जो जिला है वो कौन सा है? झालावाड़ जिला। तो ये मानसून इधर से आ रहा है तब भी प्राप्त कर रहा है, और मानसून उधर से प्रत्यावर्तन काल में आ रहा है तब भी वर्षा प्राप्त करता है। अगला है तीसरा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से, राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से। नेक्स्ट है इसमें राजस्थान में सर्वाधिक मावट होती है, तो पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में भी एक जिला पूछा जाए तो चूरू जिला। कौन सा जिला? चूरू जिला। मावट क्या है? भूमध्य सागर से उठने वाली, ऐसे कह सकते हैं, उठने वाले चक्रवात, ठीक है ना, भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात। नेक्स्ट है आपका मावट क्या है? भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात हैं। इसके बाद में है आपका मावट सर्वाधिक उपयोगी है रबी की फसल, खरीफ की फसल या जायद की फसल। तो आपका उत्तर होगा रबी की फसल। मावट सर्वाधिक उपयोगी है रबी की फसलों के लिए, खरीफ की फसलों के लिए या जायद की फसलों के लिए, तो आपका उत्तर होगा रबी की फसल के लिए। अगर रबी की फसल में पूछा जाए कि रबी की फसलों में सर्वाधिक उपयोगी वो होती है आपका चना और गेहूं। कौन सी है? चना और गेहूं। तो अगर रबी की फसलों में मावट के लिए पूछा जाए कि रबी की फसलों की कौन सी है? चना और गेहूं। मावट होती है, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मावट होती है सर्दियों में, गर्मियों में, वर्षा में या फिर शरद ऋतु में। कब होती है? मावट होती है सर्दियों में। कब होती है? सर्दियों में। महीना पूछा जाए तो जनवरी में।
कब होती है? जनवरी में। सर्दियों में भी जनवरी में होती है। तो ये था आपका कुछ प्रश्न जो राजस्थान जीके में यानी वर्षा से रिलेटिव कभी कभार खूब सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल खाड़ी के मानसूनों से। राजस्थान में सर्वाधिक मावठ होती है पश्चिमी राजस्थान में, और जिला पूछा जाए तो चूरू में। मावठ क्या है? भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात हैं। मावठ सर्वाधिक उपयोगी है रबी की फसलों के लिए। रबी की फसलों में अगर सर्वाधिक उपयोगी है तो चना और गेहूं के लिए। और मावठ होती है सर्दियों में और वो भी होती है जनवरी के महीने में। तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे जो आपके वर्षा से और मावठ से रिलेटिव थे। इसके बाद में वर्षा से रिलेटिव है तापमान। अगर आपको कई बार तापमान पूछ लिया जाता है कि तापमान कितना रहता है, देखो तापमान 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। यानी जो तापमान रहता है वो कितना रहता है वर्षा के ऋतु में? 30 से 40 डिग्री के मध्य में रहता है। ठीक। अगला और है आपका सर्दी। सर्दी ये होती है आपकी मध्य अक्टूबर, यानी मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। तापमान रहता है 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। वर्षा सर्दियों में होती है मावठ के रूप में, जो हमने अभी इसका अध्ययन कर लिया था। मावठ के रूप में वर्षा होती है। तापमान देख लिया, क्षेत्र देख लिया। सर्वाधिक सर्दी वाला जिला, अगर सर्वाधिक सर्दी वाला जिला पूछें तो चूरू और बीकानेर। ठीक है ना। स्थान पूछें सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक ठंड वाला स्थान, सर्दी वाला स्थान तो माउंट आबू। सर्वाधिक स्थान सर्दी वाला स्थान, सर्वाधिक सर्दी वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और सर्वाधिक सर्दी वाला जिला कौन सा है? चूरू नहीं है तो बीकानेर। ठीक है ना। ये सर्दियों से थे। अब सर्दियों में क्या होती है? वर्षा होती है। मावठ के बारे में मानसून का प्रत्यावर्तन काल हमने पढ़ ही लिया था कि सर्वाधिक मानसून प्रत्यावर्तन काल में वर्षा कहाँ होती है। तो ये भी हमने इसका अध्ययन कर लिया था कि प्रत्यावर्तन काल में सर्वाधिक वर्षा मावठ होती है, भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातों से होती है। और भूमध्य सागर कहाँ पर है तो ये इसके बारे में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अध्ययन करेंगे, तो इसके बारे में पूरा था। अब ये जो मावठ है किन किन जिलों से होती है तो देखो ये आती है उत्तरी और पश्चिमी भाग से। तो उत्तरी पश्चिम में आपका गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। इसके जैसे हनुमान, जैसे ही आपके किस्म आती है गंगानगर में तो हनुमानगढ़, उसके बाद है चूरू में इसकी दशाएं ठीक हो जाती हैं। ठीक होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक है ना। तो ये आपका था जलवायु के वर्गीकरण। इसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण पार्ट्स आता है आपका कि राजस्थान की जलवायु को विश्व के विभिन्न विद्वानों ने यानी विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने विश्व की जलवायु के आधार पर राजस्थान की जलवायु के भी कुछ पार्ट्स बताए हैं। तो देखें राजस्थान की जलवायु के कुछ पार्ट्स कुछ वर्षों से शब्दों से इंगित गए हैं। देखो भारतीय या कुछ भूगोलवेत्ताओं ने विश्व की जलवायु के आधार पर राजस्थान की जलवायु को भी कुछ चिन्हों से
इंगित किया है। इनमें है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसके बाद में दूसरा है थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, और तीसरा है त्रिवार्था। ये तीन हैं। तो इन तीनों के आधार पर देखो, राजस्थान की जलवायु को भी हमने कितने भागों में बांटा? 3 समय के आधार पर। इसके बाद में विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने भी राजस्थान की जलवायु को कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण, और इसके बाद है त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो जलवायु वर्गीकरण के आधार पर हमने सबसे पहले जो पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। यही सबसे ज़्यादा मान्य है, इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान से संबंधित। तो देखें थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण। तो देखें पहला जलवायु वर्गीकरण उन्होंने किया है AW, कुछ शब्द इंगित किए हैं। दूसरा है इन्होंने 4 भागों में बांटा है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। AW, दूसरा है BW, HW, तीसरा है BSHW, इसके बाद में जो चौथा बांटा है इन्होंने CWG। 4 भागों में बांटा है इन्होंने। 4 भागों में बांटे के लिए AW, इसको बोला है उन्होंने आर्द्र जलवायु प्रदेश। AW, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं?